एक जैसे लटबैक होते हैं कि भाई हाँ ठीक है, क्या हो गया, मर्डर हो गया, अरे यार ये तो काम बढ़ गया, चलो चलते हैं देखते हैं भाई क्या हो रहा है। कोई बैगेज नहीं रहता। एक फिल्म ख़त्म हुई, आप उसको वहीं तलाक दे दीजिए, आगे बढ़िए, नई शादी कीजिए नई फिल्म के साथ। स्मॉल बजट जो फिल्म है, मॉडेस्ट बजट की जो फिल्म है, कभी फ्लॉप नहीं होती। हाँ, चूंकि वो 100 करोड़ नहीं कर पाती, इसलिए हम उसका नाम नहीं लेते। Picture the most peaceful, serene, quietest town in all of India. Picture a cop and a murder somehow. जो 15 साल में नहीं हुआ वो अब हुआ है राउतू की बेली में, उत्तराखंड में। और राउतू के राज का पर्दाफाश करने हमारे साथ हैं यहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाज सर, वेलकम टू डीएनए, थैंक यू फॉर योर टाइम। आज तो पर्दाफाश नहीं करेंगे हम, आज हम सिर्फ बात करेंगे फिल्म के बारे में। पर ये प्रेमाइस मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक रियल टाउन की, एक जो हमारे गांव है उसकी एक अनोखी सी चीज ली कि यहाँ पे जुर्म बहुत कम है, जो शायद आइडियली होना चाहिए, और वहां पे हमने अपनी कहानी सेट करी। आई थिंक शूट भी शायद ये वहीं हुआ है, ऑन लोकेशन। कितना मतलब एक कहते हैं फायदेमंद होता है एक एक्टर के लिए कि जब आप उस रियल लोकेशन में हो एज अपोज टू अ सेट, कुछ तो फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है जब उसी गांव में आप स्टोरी सेट होती है किसी गांव में, और आप शूटिंग से शुरू होने से पहले हम लोग वहाँ पे जाके रच बस गए थे। आई थिंक 4-5 दिन रहे, 6-7 दिन, और उसके बाद शूटिंग शुरू हुई। तब तक हमें गांव का मिजाज के बारे में मालूम हो गया था, किस तरह का गांव है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सोच है, क्या आपसी भाईचारा क्या है। तो ये चीज़ें हमें बहुत पहले मालूम हो गई, तो उसके बाद हमने शूटिंग शुरू की। तो हमारा जो पेस था वो भी वैसे ही हो गया था, और वही ज़रूरत थी हमें स्क्रिप्ट फिल्म के लिए। तो ऐसा लगता है कि जैसे सारे गांव वाले वैसे ये हैं। कोई स्पेशल हमने कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, जैसे अक्सर थ्रिलर फिल्मों में होता है, मर्डर मिस्ट्री में होता है। आप ऑब्जर्व करते हैं ये लोगों को एज एन थिएटर की अपनी ट्रेनिंग होती है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करें, वहाँ से कुछ उठाएं। तो जैसे आपने कहा, जब आप वहाँ गांव में गए तो कुछ ऐसे मैनरिज्म्स, कुछ ऑब्वियसली एक्सेंट डिक्शन की ट्रेनिंग तो अलग होती है कि ताकि वो बिल्कुल फिट लगे, ऑथेंटिक लगे, बट उसके अलावा कुछ आपने पिक किया वहाँ के लोगों से जो आपने अपने कैरेक्टर में, किरदार में अपनाया? ऑफ कोर्स थोड़ा लैंग्वेज पे जो था, वो वहाँ की जो लैंग्वेज थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वो पकड़ने की कोशिश की। जो मिजाज होता है वहाँ का वो बिल्कुल वैसा ही था। एक जैसे लटबैक होते हैं कि भाई हाँ ठीक है, क्या हो गया, मर्डर हो गया, अरे यार ये तो काम बढ़ गया, चलो चलते हैं देखते हैं भाई क्या हो रहा है। तो एक जो टोन होती है, तो जो वो पहाड़ की तरह ही होती है, ऊपर नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना, ये इस तरह सिंग सॉन्ग की तरह ही होती है। ओ जी क्या हो रहा है, टिप हाँ सुना है मर्डर हो गया है यहाँ पे। तो उस तरह का लैंग्वेज भी जो लगे कि हाँ हम पे जा रहा है, उतना ही रखा। बनावटी वही लगना चाहिए कि कहीं ये ना लगे कि कोई कह दे कि अरे हमारे गांव में ऐसे तो नहीं बोलते, ऐसे तो नहीं बोलते वहां से बहुत आजकल तो बड़ा कीन है, एकदम पकड़ लेते हैं। मैं तो इनफैक्ट देख रहा था यूट्यूब पे, इतने लोग खुश हैं कि राउतू की बेली से जो लोग हैं सब कमेंट कर रहे हैं कि हमारे गांव में फिल्म शूट हुई है, हमारे गांव में पनीर वाला गांव कहा जाता है उसको। तो लोग बड़े खुश हैं, और मैंने इनफैक्ट गूगल किया कि इस गांव की खासियत क्या है, तब मुझे थोड़ा बहुत मालूम चला। 2 स्कूल ऑफ एक्टिंग होते हैं, एंड हमारे हिंदी सिनेमा में क्या, वर्ल्ड सिनेमा में है। एक जिसे शायद वो लोग मेथड बोलते हैं कि वो एक पीक पकड़ लेते हैं, और कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपने बिल्कुल जोन में रहना पसंद करते हैं। कुछ होते हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता आसपास क्या चल रहा है, शोरगुल। आप उनमें से किस में हैं? डू यू लाइक टू स्टे बिल्कुल अलग किरदार में रहेंगे शूट शुरू होने से खत्म होने तक, या आपका यह है कि एक्शन और कट के बीच में ही किरदार है सिर्फ, उसके बाद वापस? नहीं, मेरा मन करता है कि मैं अपने किरदार में रहूं, चाहे वो शूट हो रहा ना हो रहा हो। 1 महीने की तो बात होती है, 2 महीने की तो बात होती है। अगर वो इमेजिन करके कुछ अच्छी चीज पकड़ में आ रही है कैरेक्टर की, तो अच्छी बात है ना। बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि कट हुआ और आप स्विच ऑफ हो गए? बिल्कुल नहीं, वैसा नहीं होता। वो नहीं है। उससे कभी असर पड़ता है? बिकॉज हर किरदार ना कुछ छोड़ जाता है हमारे अंदर, ऑब्वियसली। एंड आपने इतने सालों में कई बार इतने डार्क कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो वो बैगेज रहता है क्या आगे, या आगे? नहीं, कोई बैगेज नहीं रहता। एक फिल्म खत्म हुई, आप उसको वहीं तलाक दे दीजिए, आगे बढ़िए, नई शादी कीजिए नई फिल्म के साथ। बिल्कुल। आई थिंक इससे बढ़िया एनालॉजी कोई हो नहीं सकती। आगे बढ़िए, अगले रिश्ते में मूव ऑन कीजिए। हाँ। कुछ समय पहले जो था आपके, और पता है आपके साथ क्या होता है, आपका एक स्टेटमेंट इतना वायरल होता है, तो आपने ओटीटी के बारे में अपनी एक राय रखी और लोगों ने उसे आगे बढ़ाया। आपकी नाराजगी शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म से भी नहीं थी, लोगों से जो कंटेंट बना रहे थे उससे थी। नाराजगी भी क्या, आपका एक पॉइंट था कि मुझे लगा कि ये है, क्योंकि ओटीटी जब शुरू हुआ था और आप शुरू के शोज ही आपने किए थे, सीक्रेट गेम्स वन ऑफ द फर्स्ट शोज था, तो वो एक सेफ स्पेस थी कि हम यहाँ वो कर पा रहे थे
जो शायद सिनेमा की बंदिश में हमें मौका नहीं करेक्ट मिल रहा करेक्ट 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 अब एब्सोल्युटली। धीरे धीरे वो फॉर्मूला सा आता जा रहा है। ऑफ कोर्स एवरी वंस इन अ व्हाइल यू हैव राउतू का राज और हड्डी और समथिंग वेरी अनयूजुअल, बट यहाँ पे भी हमें वो फॉर्मूला देखने को मिल रहा है कि सीजन 1, 2, 3 आते आते जब तक किसी भी चीज का चौथा सीजन आता है तो वो अनरिकॉग्नाइजेबल हो जाता है, या जबकि कोई नई फिल्म आती है। डू यू थिंक कि इस फॉर्मूले को लोग इसलिए लाए हैं क्योंकि इट इज वन ऑफ द मोस्ट, अगर एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है फॉर्मूले के लिए, ऐसा कि इससे हम किस तरह बचा सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म काफी हद तक बचा हुआ था ओटीटी। मैं तो, मेरे पास तो कोई स्ट्रेटेजी है नहीं इससे बचने के लिए। जो करते हैं पर 1, 2, 3 करते हैं वही 1, 2 का 4 भी करते हैं। हाँ, तो करते रहें भाई, मैं क्या कह सकता हूँ। अपना अपना वो है। जैसे हमें काफ़ी सेक्रेड गेम्स जब आया तो हमें काफ़ी लोगों ने बोला कि थर्ड सीजन बनाओ, थर्ड सीजन बनाओ, बट उन्होंने आगे कंटिन्यू नहीं किया। ऐसे ही गैंग्स का भी हुआ, गैंग्स 3 बनाओ, गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 बनाओ, बट चूंकि वो रियली बहुत क्रिएटिव लोग हैं, अनुराग और मोटवानी जो है ना, उन्होंने बोला भाई ये खत्म हो गया तो खत्म हो गया। और उससे क्या होता है ना कि आप अब नया कुछ डिस्कवर करने की तलाश में निकल जाते हैं। वो अलग होगा, अलग प्रीमाइसेस होगी, अलग सब कुछ अलग होगा उसका। ये नहीं पीटते रहो उसको, एक अभी 1 बनाया, अभी 2 बनाया, अभी 3 बनाया, अभी 4 बनाया भाई। और वो हर बार और फिर वो प्रोजेक्ट हो गया कि आपको मालूम है कि पॉपुलर हो रहा है तो उसके, वो भी तो एक तरह से प्रोजेक्ट ही हो गया ना, वो सिनेमा का वो प्रोजेक्ट ही हो गया वो भी। और वो पता है च्युइंगम की तरह हो जाता है कि शुरुआत चिंगम की तरह, हाँ, खींचते जाओ, शुरुआत में अच्छा है, खींचते खींचते उसमें सारा फ्लेवर खत्म। हाँ नहीं सर, लोगों को पसंद आ रहा है, ठीक है, वो लोगों की पसंद के लिए तो फिर बहुत सारी चीजें बन रही हैं। जो बहुत बड़े बजट की फिल्मों में तो वो भी लोगों की पसंद के ऊपर ही बनती है कि लोग ये पसंद करेंगे। फिर उन फिल्मों में या या उस तरह के काम में जो आप कर रहे हो उसमें क्या फर्क हुआ? बिल्कुल, आप इस वजह से थोड़ा सिलेक्टिव हुए हैं, क्योंकि आप सिलेक्टिव हुए हैं इस वजह से, क्योंकि बहुत ऑफर आते होंगे। हाँ, आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि बीच में हो गया था, 1-2 मिस्टेक्स हुई थी मेरे से, बट फाइनली थैंक गॉड अभी जो मैं स्क्रिप्ट कर रहा हूँ, जो भी स्टोरीज कर रहा हूँ, बहुत देख समझ के कर रहा हूँ और बैठ रहा हूँ उनके साथ। हाँ, I mean, वो दिखता भी है पिछले काम में, मतलब चाहे वो अफवाह हो, चाहे वो हड्डी हो, चाहे यहाँ तो भी मैं देखूंगा आगे, पर वो एक कन्विक्शन जो होता है एक्टर का ना, वो जब दिखे स्क्रीन पे हमेशा दिखता है कि एक्टर ने जो भी किया है, क्योंकि वो हमेशा 100% देता है। बट जैसे आपने बोला ना कि कभी कभी आप एक लगता है कि हाँ शायद ये हो, मैं 99% हूँ, 1% डाउट है। करेक्ट, ऑफकोर्स क्यों नहीं लगेगा कि कभी कभी देखो क्या होता है ना, एक्टिंग जो है ना कंप्लीट आर्ट नहीं है, वो कोलैबोरेटिव आर्ट है। बहुत सारी चीजों से मिलके जो है ना आपका वो प्रोजेक्ट तैयार होता है, फिल्म तैयार होती है। हम भी एक पार्ट होते हैं उसमें। आई लाइक पेंटिंग का क्या होता है कि आप सर्वा उसके होते हैं कि भाई ये मेरी पेंटिंग है, मैं इंडिविजुअली इसको मैं खुद बनाऊंगा और मैं ही इसको प्रोजेक्ट करूंगा, मैं ही बताऊंगा इसमें क्या क्या मैंने सोचा और क्या क्या डाला। हमारी जो चीजें हैं वो बहुत सारी लोगों पे डिपेंड करती है। दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ कंप्लीट आर्ट, कोलैबोरेटिव है, मतलब आप तो उसका अंश हैं। हाँ, बिल्कुल। तो उसमें सारे डिपार्टमेंट का करेक्ट होना बहुत जरूरी होता है, जो भी। तो कभी कभी क्या होता है कि आप तो अपना 100% कराए, लेकिन एडिटिंग टेबल पे बिगड़ गया। बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद जब प्रोजेक्ट अच्छा भी, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आपने तैयार किया, फिल्म तैयार की आपने, लेकिन फिर चला जाता है वो बाजार में और वहां पे उसको 50 स्क्रीन मिल रही है ना, तो फिर वो जो 50 स्क्रीन का खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। क्या रे, इसकी तो फिल्म ही नहीं चली। अरे भाई, वो जब रिलीज ही इतने कम स्क्रीन पे तो क्या कर सकते थे हम लोग। वो एक क्योंकि अब है बिजनेस तो वो कमर्शियल हो ही जाता है, तो आपके एक बन जाती है कि नहीं इनकी फिल्म तो ओपनिंग नहीं लेती, इनकी फिल्म इतनी ओपनिंग लेती है, इनको इतना, तो वो बांध दिया जाता है एक्टर्स को इस पैग में कि ये फिल्म में। हाँ, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि अगर इतनी ओपनिंग हुई तो क्यों हुई है। हाँ, वो कारण वो सारा आके स्टार के कंधे पे डाल दिया जाता है। पीछे के जो उसके कारण है वो नहीं देखे जाते। एक मैं आखिरी सवाल यहाँ पूछूंगा एंड आई विल जस्ट एंड दिस, कि मैं पढ़ रहा था आपकी फिल्मोग्राफी देख के एंड आई रियलाइज्ड कि आपकी शायद 8 या 9 फिल्में हैं जो कान में स्क्रीन हुई हैं। कान फिल्म फेस्टिवल आई थिंक दुनिया में सबसे प्रेस्टिजियस माना जाता है, एटलीस्ट फॉर वेस्टर्न सिनेमा, हमारे लिए भी। एंड आई हैव सीन यू ओवर द इयर्स फ्रॉम गैंग्स टू दिस, एंड कि आप वहाँ पे इतनी बार गए हैं। पिछले 1-2 साल से एक बहुत क्रिटिसिज्म ये है कि कान में हम उन लोगों को देखते हैं, एटलीस्ट इंडिया से, जिनका फिल्मों से कई बार कोई वास्ता भी नहीं होता, जिनकी फिल्में वहां नहीं जा रही। तो एक इंसान ने तो मुझसे ये भी बोला था कि इन्होंने कान को भी एक मेट गाला पार्ट 2 बना दिया है, जहाँ पे एक फैशन शो और रेड कारपेट रह गया है। आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि क्या वो एक फिल्म इतने बड़े फिल्म फेस्टिवल की प्रेस्टीज डाइल्यूट कर रहा है, या एटलीस्ट एज एन इंडियन? डेफिनेटली डाइल्यूट करता है, ऑफ कोर्स डाइल्यूट करता है, बट
थैंक्स टू जो फ़िल्म मेकर्स जो अपना सिनेमा लेके जाते हैं। अभी हाल-फिलहाल में अगर आपने देखा होगा तो जो हमारी 3 फ़िल्में थी, लाइक पायल कपाड़िया की और बिल्कुल। शेमलेस एक फ़िल्म थी और एक शॉर्ट फ़िल्म थी, हुँ, एफटीआई के स्टूडेंट जो बनाई थी। वो फ़िल्में बाकायदा एक तरफ ये है और एक तरफ वो है जो बिल्कुल। पैसा दे के जाके रेड कारपेट पे वो कर रहे हैं। वो तो ब्रांड बिल्डिंग हो गई ना अपनी सिर्फ। जो भी हो बट वो हाँ। आई डोंट नो, मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं है। हुँ, ये भी मतलब हर तरह की चीज़ें हैं, ग्लैमर भी है, सिनेमा भी है, ये भी है, वो भी है, आप चुन लो जिसको चुनना है। लेकिन फाइनली जब लेकिन उन्हीं किससे पहचान होती है आपके देश की? जब आपका एक अच्छा सिनेमा वहाँ जाता है, तो पूरे वर्ल्ड में वो एक पहचान बनाता है। हुँ, उस फ़िल्म मेकर की वजह से वो बिल्कुल। पहचान बनती है आपकी। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमेशा सिनेमा में देश का नाम रोशन जो है ना, हमेशा छोटी फ़िल्में ही करती आई हैं और करेंगी भी। हुँ। इनफैक्ट बिल्कुल सही बात बोली। पायल कपाड़िया की वो फ़िल्म जिसे आई मीन रिलीज़ तक नहीं मिलती यहाँ पे, एफटीआई के बच्चों ने जो बनाई, उनकी बातें हुई इतने साल वहाँ पे, इतने इतने दिन वहाँ हुई। हुँ। ऑस्कर्स में आरआरआर एक एक अपवाद थी अपने आप में क्योंकि वो बड़ी फ़िल्मों की भी वहाँ पे गई। पर हमारी किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्री लिए मिला था उसको? तो गाने के लिए। गाने के लिए मिला था। हाँ, नॉट नॉट सिन मतलब बट हाँ, एक-एक पार्ट था उसका। हाँ, बट हाँ, पॉइंट ये हाँ। कि उसके अलावा जो है ऑल दैट ब्रीथ्स वगैरह जैसे डॉक्यूमेंट्री फ़िल्में थी। डॉक्यूमेंटरी माय गॉड! क्या एग्ज़ैक्टली। क्या 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 ज़बरदस्त फ़िल्म शौनक था। सेन की है ना? एलिफेंट विस्परर्स जो थी। एलिफेंट विस्पर ऑफ तो वो कोर्स। आपने बात बिल्कुल सही पकड़ी है कि इंटरनेशनली हमारी छोटी फ़िल्मों ने, चाहे वो रे साहब के ज़माने से आज तक हो, बिल्कुल। इट इज़ द कटिंग एज हाँ, बट स्मॉल सिनेमा। अनफॉर्चुनेटली जब वो वापस यहाँ आती है फ़िल्म, तो रेयर मतलब लोग देख पाते हैं क्योंकि उनको स्क्रीन उतनी नहीं मिलती। एक्सेप्ट लंच बॉक्स को एक लंच ठीक-ठाक बॉक्स आई स्क्रीन मिली रिमेंबर, थी और या। उसने इतना बड़ा वो किया था। एग्ज़ैक्टली हाँ, मुझे मतलब रमन राघव और लंच बॉक्स का अगर हम कॉन्ट्रास्ट करें, हाँ, हाँ, तो रमन राघव इवन दो इट वाज़ अनुराग कश्यप एंड यू, हाँ। नहीं मिला उसको इतना। ऑन द कॉन्ट्ररी इट वाज़ लंच बॉक्स। वो कर गया तो बट रमन राघव देखिए अगेन फिर वही बात है ना, रमन राघव आपको मालूम है कितने बजट की फ़िल्म थी? इट टेल वाज़ मी कितने बजट की होगी फ़िल्म? 5 टू 10 करोड़ होगी। 3 करोड़ की 3 पिक्चर थी करोड़ की वो। पिक्चर थी। जी हाँ। तो उसने उसको कितना कमाया? हाँ, तो उसकी लागत तो 15-20 हाँ, करोड़ कमा ली और बिल्कुल, तब से वो कमाते ही जा रही है वो फ़िल्म। बिल्कुल। तो प्रॉफ़िट में तो है ही ना हुँ, ऑलरेडी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्मॉल बजट जो फ़िल्म है, जो मॉडेस्ट बजट की जो फ़िल्म है, कभी फ्लॉप नहीं होती। हाँ, चूँकि वो 100 करोड़ नहीं कर पाती इसलिए हम उसका नाम नहीं लेते। हाँ, हम उसे ब्लॉकबस्टर नहीं बोलते। वो क्लब जो हमने बना दिया जो 100 क्लब करोड़, बना देते हैं। उसमें नहीं आती है हाँ। वो, वैसा कम ही होता है। फाइनल पार्टिंग नोट्स, राउतू का राज जैसी फ़िल्में जो आपके पास आती हैं, तो क्या देखते हैं आप उसमें? किरदार, कहानी का कॉम्बिनेशन? यूनिकनेस होती है उनमें, यूनिकनेस। जो बाकी फ़िल्मों से अलग दिखती हैं, पढ़ते ही दिखती हैं अलग। हुँ, जब रतु का राज मेरे पास आई तो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही डिफरेंट फ़िल्म है। हुँ, इसका पेस अलग है, इसका कैरेक्टर अलग है, यू नो और एक सिंपल फ़िल्म है, लेकिन कॉम्प्लेक्स है कैरेक्टर का। हाँ, ये जो ट्रॉमा है, हाँ, एट द सेम टाइम इन्वेस्टिगेशन उसके थ्रू दोनों को एक साथ लेके वो कंप्लीट करता है वो। वो उसका ट्रॉमा भी खत्म होता है और इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट होता है उसका। उस राज का भी पता चल जाता है कि मर्डर हुआ तो क्यों हुआ था, हुँ, रीज़न क्या था इसके पीछे। तो इतना खूबसूरत तरीके से इसको पिरोया गया है, उसका खुद का ट्रॉमा और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो वो पहुँचता है वहाँ पे जो तो वो जर्नी है। है उसकी हाँ, वो। और पेस बाकी बहुत सारी फ़िल्मों से अलग है क्योंकि अमूमन जो मर्डर मिस्ट्री होती है, वो बहुत फ़ास्ट पेस, एक्शन बिल्कुल। ओरिएंटेड ये सब होता है। बट ये बहुत ही सिंपली कैसे चलेगी और कैसे ख़त्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको इंटरेस्ट बनाए रखेगी। थैंक यू नवाज़ भाई थैंक बात यू वेरी करने के मच। लिए। एंड राउतू के राज का इंतज़ार रहेगा। 28 जून को पर्दाफ़ाश होगा ज़ी 5 28 पे, जून सब को। देखेंगे।